वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 23 जून 2021 है और हम प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला है पासेज एक्सरसाइज के बारे में, दूसरा पिग्मी हॉग, जीएम रवर के बारे में और पीटर पैन सिंड्रोम के बारे में। पासेज एक्सरसाइज, यह अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच किया जा रहा है, भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच। कहाँ पे? यह हिंद महासागर में कोच्चि के पास किया जाएगा। यह जो एक्सरसाइज है, इसका उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के बीच जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, द्विपक्षीय संबंध है, इसके अलावा जो रक्षा संबंध है उसको आगे बढ़ाना। इसमें कई सारे जो अभ्यास है उसको संपन्न किया जाएगा, जैसे कि एडवांस एयर डिफेंस एक्सरसाइज यानी कि वायु रक्षा, इसके अलावा हेलीकॉप्टर ऑपरेशन और एंटी सबमरीन एक्सरसाइज यानी कि पनडुब्बी का जो अभ्यास है वो भी इसमें किया जाएगा। ये जो पासेज एक्सरसाइज है, भारत न सिर्फ अमेरिका के साथ करता है बल्कि हिंद महासागर में सटे अन्य राष्ट्रों के साथ भी करता है, जैसे कि बहरीन और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी यह अभ्यास जो कि भारत करता है। तो इसे याद रखिएगा पासेज एक्सरसाइज के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है पिग्मी हॉक के बारे में। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि लगभग 8 पिग्मी हॉक को मानस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि इसकी कैप्टिव ब्रीडिंग की गई है। कैप्टिव जो ब्रीडिंग होती है, कैप्टिव ब्रीडिंग, वो क्या होता है? दरअसल पिग्मी हॉक की संख्या काफ़ी कम हो गई थी, तो इसी को संरक्षित करने के लिए इनको कैप्टिव ब्रीडिंग किया गया, यानी कि इनके प्राकृतिक आवास से हटा करके इनको एक संरक्षित क्षेत्र में लाया जाता है और उनका देखभाल करके इनकी संख्या बढ़ाई जाती है और उसके बाद क्या किया जाता है? इनको नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इन्हें छोड़ा जाता है। इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था, इसका नाम है पिग्मी हॉक कंजर्वेशन प्रोग्राम यानी PHCP। इसे 1996 में शुरू किया गया था कई सारे संगठनों ने मिलकर के, जैसे कि ड्यूरेल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट है जो कि यूनाइटेड किंगडम का है, दूसरा है असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तीसरा है IUCN का एक ग्रुप है वाइल्ड पिग स्पेशलिस्ट ग्रुप, इसके अलावा पर्यावरण मंत्रालय, इन चारों ने मिलकर के इसे शुरू किया था। और ये जो अभी इम्प्लीमेंट यानी कि ये जो प्रोग्राम है इसे अब संचालित किया जा रहा है, एक NGO है अरण्यक और दूसरा है इकोसिस्टम इंडिया, इन दोनों के द्वारा इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बात करते हैं पिग्मी हॉक के बारे में। तो ये जो जब 1996 में शुरू किया गया था, तब उस समय 6 जो हॉक्स हैं यानी कि जो सुअर की जो प्रजाति है, उनके 6 प्रजाति को कहाँ, बंसवारी रेंज है, कहाँ पे? नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क, वहाँ पे छोड़ा गया था। इसके बाद वर्ष 2008 में सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 35 हॉक्स को, इसके अलावा ओरंग नेशनल पार्क में और बर्नाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी इसे छोड़ा गया, यानी कि ये जो है प्रक्रिया अभी भी चल रही है इनकी संख्या बढ़ाने के लिए। ये जो पिग्मी हॉग है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे पर्यावरण के लिए, क्योंकि ये जो है कहाँ पे पाए जाते हैं? ये हिमालय की तराई में पाए जाते हैं। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देखिए, ये ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। अगर वहाँ पे संख्या इनकी ज़्यादा है तो मतलब वहाँ ग्रास की जो संख्या है यानी कि वो पर्यावरण में काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जा रहे हैं। इसके अलावा चूँकि यह हॉग जो है टाइगर, ये जो मानस टाइगर रिजर्व, वहाँ पे टाइगर्स है ना, तो वहाँ पे टाइगर, उनका भोजन भी इससे होता है, यानी कि अगर इनकी संख्या अधिक है मतलब शेरों को भोजन भी मिल रहा है, इसके अलावा ये जो पर्यावरण घासों की जो संख्या है वह भी बढ़ रही है। तो ये पर्यावरण का एक प्रकार से संकेतक है। अभी ये रह रहा है कहाँ पे? ये सिर्फ असम और पॉसिबल है कि ये भूटान के जो साउदर्न क्षेत्र है वहाँ भी यह रह रहा है। IUCN के अनुसार जो है इनकी जो स्थिति है वो क्या, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। आपको याद रखना है ये कुछ लोकेशन, जैसे कि जो असम में ही है सारे, मानस नेशनल पार्क, यह क्या है? यह आपके टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो आपको याद रखना है मानस नेशनल पार्क असम में, जो कि टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वर्ल्ड हेरिटेज साइट सभी हैं। इसके बाद है ओरंग नेशनल पार्क, यह भी असम में है, सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्नार्डी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी कहाँ पे है? यह असम में है। नेक्स्ट टॉपिक है जीएम रबर। यह खबर भी असम से ही है। दरअसल असम में विश्व का पहला जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर को वहाँ पे लगाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो रबर है इसकी जो प्रजाति होती है वो तो गर्म क्षेत्रों में जैसे कि थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि में लगाई जाती है, इसके अलावा भारत में केरल आदि में। तो फिर ये नॉर्थ ईस्ट जो ठंड के समय काफ़ी यहाँ पर जो है ठंड हो जाता है, तो वहाँ पे ये कैसे सस्टेन कर पाएगा? इसलिए तो इसका नाम रखा गया GM यानी कि जेनेटिकली
मॉडिफाई, यानी कि इसके जीन में जो है वह बदलाव किया गया है। ये जो है नेचुरली कहाँ पाया जाता है, ये वार्म ह्यूमिड में, जैसे कि अमेजन फॉरेस्ट आदि में। लेकिन इसके जीन में बदलाव करके, जैसे कि इसमें जोड़ा गया क्या, मैग्नीज सुपर जो ऑक्साइड है डी स्म्यूटेज, इसको इसमें ऐड किया गया है इस रबर में, और उसके बाद इस प्लांट को असम में लगाया गया है। इस प्लांट को डेवलप किसने किया है, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे आप रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जो कि कहाँ पे है, ये हेडक्वार्टर इसका कोट्टायम जो कि केरल में है। तो इसके द्वारा इसे बनाया गया है। बात करते हैं रबर के प्रोडक्शन की। अभी हम बात करेंगे जीएम जो क्रॉप बनते हैं वो कैसे, पहले जानते हैं ये जो रबर का प्रोडक्शन हो रहा है वह। तो वर्ल्ड में सबसे पहले नंबर पे है थाईलैंड, दूसरे नंबर पे उत्पादन करता है इंडोनेशिया, जबकि भारत में पहले नंबर पे केरला, दूसरे पे कर्नाटका, तीसरे पे है तमिलनाडु और चौथे पे है असम। और हम जानते हैं कि जो जीएम क्रॉप होते हैं, यानी कि जो जीएम रबर बनाया गया जेनेटिकली मॉडिफाई, वो कैसे बनता है। इसके लिए आपको एक तकनीक जानना होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसको जानने से पहले आपको 3 एंजाइम के बारे में जानना होगा, यानी कि ये जो टेक्नोलॉजी काम करता है वह 3 एंजाइम पे कार्य करता है। इस जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है, इसमें क्या होता है, 2 डिफरेंट स्पीसीज को एक साथ मिलाया जाता है। तो ये देखिए, इसमें जो 3 एंजाइम है, पहला है इंडोन्यूक्लियेज, दूसरा है लाइगेज और तीसरा है पॉलीमरेज। ये जो इंडोन्यूक्लियेज है, इसका कार्य होता है किसी भी ये जो डीएनए है तो उसमें कटिंग का। यहाँ पे आप देखिए, इसका काम होता है, जैसे मान लीजिए ये जो जीन है वो ख़राब है, मान लीजिए ये जो जीन था वो गर्म क्षेत्रों के लिए था, रबर का एग्जाम्पल लेकर करते हैं, तो वो जो गर्म क्षेत्र के था उसके जीन को काट करके यहाँ से कौन करता है, इंडोन्यूक्लियेज। इसका काम ही होता है ये जो जीन होते हैं डीएनए उसमें इसको कटिंग का। दूसरा है लाइगेज, ये काम करता है जोड़ने का, यानी कि जो मान लीजिए वो ठंडे क्षेत्र में, यानी कि जब रबर को ठंडे क्षेत्र में लगाया जा रहा है तो ऐसी कौन सा जीन है जो उसे बढ़ने में मदद करेगा, यानी कि जो गर्म क्षेत्र में जो जीन पाए जाते हैं उसको यहाँ पे ऐड किया जाता है, तो वो काम करता है लाइगेज, ये जीन को जोड़ने का काम करता है। और दूसरा है पॉलीमरेज, ये क्या करता है, ये नए जीन को ही बना देता है। और यही जो है सबसे बड़ी खोज हुई थी, जो यूपीएससी के द्वारा 2019 में इसे पूछा भी गया था, क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी क्या है। तो ये जो पॉलीमरेज टेक्नोलॉजी है, ये जो जीन है, मतलब ये क्या है, एंजाइम, तो इसके लिए एक जो तकनीक काम करे क्रिस्पर, इसे हम कैंची भी बोल सकते हैं, यानी कि डीएनए की कैंची आप भी बोल सकते हैं इसको, क्रिस्पर कैस9। ये क्या काम करता है, ये नए जीन को ही बना देता है, यानी कि अगर मान लीजिए इसने कट किया, यहाँ जोड़ा, अगर बात में इससे भी काम नहीं कर रहा तो ये नए जीन को बना देता है। और उसके बाद ये जो पूरा क्या होता है, मान लीजिए प्लांट बनाया जा रहा है तो इसको यहाँ पर उत्पादित किया जाता है। तो आपको मुख्यतः 3 जो एंजाइम है उसे याद रखना है, कौन कौन। पहला है इंडोन्यूक्लियेज, जिसका काम होता है कटिंग करने का, दूसरा है लाइगेज, जिसका काम होता है जोड़ने का, और तीसरा है पॉलीमरेज, जो नए जीन को ही ये जो बनाता है। तो आप जान गए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है पीटर पैन सिंड्रोम। यह सिंड्रोम न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि मुंबई का जो एक स्पेशल कोर्ट है उसके द्वारा एक 23 वर्ष के व्यक्ति को, जिस पर सेक्सुअल असॉल्ट का केस था, किसके साथ, माइनर के साथ, यानी कि जो नाबालिग है उसके साथ, लेकिन इसे ग्रांट बेल दिया गया है क्योंकि बाद में पाया गया कि जो नाबालिग है, यानी कि जो लड़की है, वो उसके मतलब मर्जी से ऐसा कार्य किया जा रहा था। तो चलिए जानते हैं ये जो पीटर सिंड्रोम है ये चर्चा में बीच में कैसे आ गया। दरअसल ये जो जिस लड़के को फंसाया गया था या फिर जिस पे ये जो केस लगा था, तो उसने, उसके जो वकील है उसने क्या किया कि हमारे जो क्लाइंट है वो पीटर पैन सिंड्रोम से पीड़ित हैं। ये पीटर पैन सिंड्रोम जो है वो सबसे पहले चर्चा में एक बुक से आया था, जो कि स्कॉटिश नॉवेलिस्ट हैं, उन्होंने अपने एक कैरेक्टर बनाया था बुक में, उसमें यह सबसे पहले था। ये जो पीटर पैन सिंड्रोम होता क्या है, दरअसल इसमें व्यक्ति जो है कोई भी जिम्मेदारी लेने से बचता है, यानी कि वो बचपना जैसा कार्य करता और अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाता है। एक प्रकार से क्या होता है कि वह केयर फ्री होता है, यानी कि कोई भी जिम्मेदारी वो लेना ही नहीं चाहता है। तो यह है पीटर पैन सिंड्रोम में इसका जो लक्षण, यानी कि व्यक्ति कोई भी जिम्मेदारी जो होता है वो लेना नहीं चाहता है। तो आप सोचिए इस प्रकार की भी बीमारियां अब होने लगी है कि कोई जिम्मेदारी ना लेना और इस प्रकार से केस में जीत जाना। बात करें पीटर पैन सिंड्रोम की अन्य बातों को, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको अब तक जो है डिजीज यानी कि बीमारी
घोषित नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, इसे साइकोपैथोलॉजी भी नहीं माना जाता है अभी। तो यह है पीटर पैन सिंड्रोम। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।